नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कृणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष और आज हम पक्ष विपक्ष में बात करेंगे उत्तराखंड में वक्फ संशोधन विधेयक के इर्द गिर्द पूरी राजनीतिक फिजा गर्म सी नजर आ रही है। आपसे सबसे पहले हम यह बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति उत्तराखंड में एटलीस्ट वक्फ संशोधन विधेयक को आम मुसलमानों तक पहुंचाने की है, उसे सिंप्लीफाई करने की है ताकि वह इसकी गुणों को समझ सकें और जो खामियां पोर्ट्रे की जा रही है उनसे किनारा कर सके। ऐसे में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रदेश मुख्यालय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया था, यह आपको पता ही होगा। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री धामी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। अब बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदेश में बूथ स्तर तक लोगों को वक्फ संशोधन विधेयक पर जानकारी देंगे और उन्हें जागरूक करेंगे ताकि इस विधेयक पर संभावित भ्रांतियां न फैल सके। बीजेपी की इस पहल पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने भी अब निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम घर घर जाकर नफरत फैलाने का है। प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर राजनीति करती है और लोगों को लड़वाने का काम करती है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परेशान है क्योंकि उनके आकाओं पर चोट पहुंच रही है। विनोद चमोली ने कहा कि बीजेपी का उद्देश्य 20 अप्रैल से 5 मई तक जिलों, मंडलों और बूथ स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन करना है। इन कार्यशालाओं में पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को वक्फ संशोधन विधेयक पर जानकारी देंगे और उन्हें जागरूक करने का भी प्रयास करेंगे। तो क्या वक्फ पर सियासत गर्म है और उत्तराखंड की ठंड फिजाओं में क्या वक्फ को लेकर इस गर्म राजनीति में सियासी पारा और चढ़ने का अनुमान लगाया जा सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि बीजेपी का यह जागरूकता अभियान है और इसी जागरूकता अभियान पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं और वक्फ मामले पर कांग्रेस का यह हल्ला बोल कितना असर लाएगा, यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। लगातार जब से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित हुआ है उसके बाद से यदि विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो यह देखा और समझा जा सकता है कि किस तरह वह अपना विरोध जता रहे हैं। यदि हालिया दिनों की बात की जाए और आज ही की बात की जाए तो तालकटोरा स्टेडियम में तमाम मुस्लिम संगठन इकट्ठा हो रहे हैं और वह अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। और ऐसे में उत्तराखंड के लिहाज से जो हम आपसे बात कर रहे हैं वहाँ पर ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए कवायद करने में जुटी हुई है। उत्तराखंड वह जमीन भी है जहां पर आप यह देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रयोगशाला के तौर पर भी उसे यूज कर सकती है। ऐसा भी लोग कहते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भी वह पहला राज्य बना है। मदरसा में जो पाठ्यक्रम संचालन में बदलाव होने वाला है उसके लिए भी संभावित है कि वह पहला राज्य है। और ऐसे में कार्यशाला का आयोजन करके एक मैसेज देने की कोशिश में भी एक छलांग आगे लगाता हुआ उत्तराखंड नजर आ रहा है। हालांकि इसी को लेकर राजनीति भी काफी हद तक तेज है। तमाम सत्ता पक्ष की तरफ से जो बातें कही जा रही है, विपक्ष उन्हें उन्हीं मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है और अब यह आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि वह उत्तराखंड के फिजा में राजनीति घोलने की कोशिश कर रही है और घर घर जाकर नफरत फैलाने का काम कर रही है। तो बीजेपी कांग्रेस अब आमने सामने है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी के इस मूव पर कांग्रेस कैसे पलटवार करती है और जो कार्यशाला का आयोजन भारतीय जनता पार्टी कर रही है अब केवल प्रादेशिक स्तर पर ही नहीं, अब जिला, मंडल और बूथ स्तर पर भी उसे और व्यापक तौर पर फैलाने, प्रसारित करने का काम किया जाएगा ताकि मुसलमान समाज में जो भी भ्रांतियां हैं एटलीस्ट वक्फ संशोधन विधेयक जो अब कानून बन चुका है उसको लेकर वह दूर हो सके। हालांकि कांग्रेस पार्टी, जैसा कि हम आपने कहा कि वह इस पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष करने, ये राजनीति करने का आरोप लगा रही है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर कौन 20 बैठता है यह देखना बेहद दिलचस्प है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हम इस मुद्दे पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता राजेश चमोली साहब जुड़ चुके हैं। हनी पाठक जी जुड़े हुए हैं।
जी जी जी, हनी पाठक जी जुड़े हैं, माफ कीजिएगा। इसके साथ ही हमारे साथ नीरज कौली साहब भी जुड़ चुके हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से चमोली साहब जुड़ ही चुके हैं और कांग्रेस से, और हनी पाठक जी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जुड़े हुए हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत चमोली साहब आप ही के साथ करते हैं, क्योंकि राजनीति करने का आरोप आप ही लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो ये अभी समझा दीजिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे पर राजनीति करी, क्योंकि उनका तो ये कहना है कि जो भी विसंगतियां हैं इस कानून को लेकर के, जो मुस्लिम समाज के आम लोगों तक पहुंची हैं, हम उन्हें ही बस दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तक उनके बीच नहीं पहुंचेंगे तब तक वो कैसे समझ पाएंगे। ऐसे में आपका स्टैंड आगे का क्या रहने वाला है चमोली साहब? देखिए सर, कांग्रेस का आरोप ये नहीं है कि कांग्रेस किसी चीज का विरोध करी। कांग्रेस उस चीज का विरोध कर रही है कि इस राज्य के जो प्रमुख मुद्दे हैं, पूरा उत्तराखंड हिंदू बाहुल्य राज्य है, और मुझे लगता है कि 90% राज्य हिंदू, मतलब जो बाहुल्य प्रदेश होने के बावजूद, अगर हम बार बार अगर हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू समाज की बात करते हैं, बीजेपी का जो रहता है कि हम राजनीति को धर्म से जोड़ के जो काम करती है, तो ज्यादा बेहतर है कि आप उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। अगर इस पे चर्चा करते हैं ब्लॉक स्तर पे, बूथ स्तर पे, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ये बताते हैं कि हमारी सरकार ने पिछले 7-8 साल में इस लेवल, बूथ लेवल पर इस युवा को रोजगार दिया सरकारी नौकरी में, तो ज्यादा बेहतर होता। मेरा मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, तमाम नेता जो वक्फ बोर्ड पे बार बार चिल्ला रहे हैं, उससे बेहतर होता कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो उनके आरएसएस के नेता का पुत्र संलिप्त था, और उसमें जो नाकामी, जिस प्रकार से उस प्रकरण को पिछले 3 साल से दबाया जा रहा है, और उसका सबसे बड़ा, उसका जो पैरवी कर रहा है वो भी आरएसएस से जुड़ा हुआ है, वकील है। तो ये बताती है कि हमारी जो नाकामियां हैं, हमने जो अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दिलाया, उसके लिए अगर माफी मांगती जनता के पास, ज्यादा बेहतर होता। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवा में ये राज्य मतलब सबसे पिछड़ा राज्य बन चुका है। आए दिन आप देखें कि अप्रिय घटनाएं, हमारी बहनों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही है, हमारे बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही है। अगर उस पर बूथ स्तर पर अगर चर्चा होती है तो स्वागत योग्य कदम होता। मतलब चमोली साहब आप यह कहना चाह रहे हैं कि जमीन पर जो वास्तविक मुद्दे हैं उन पर बातचीत न करके इन ऐसे मुद्दों पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है जिससे आम लोगों को कोई लाभ नहीं है, यही? देखिए सर, मैं नहीं, पूरा उत्तराखंड इस बात को जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जाति, देखिए उत्तराखंड में आपने भी ये बात को रखा कि उत्तराखंड एक एक्सपेरिमेंटल राज्य बन चुका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप देखिए, मैंने बता दी राज्य के मुद्दे क्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और बेरोजगारी को खत्म करना है। उत्तराखंड महिला अपराध में, जैसे हनी पाठक जी यहाँ पे बैठी है, महिला अपराध में 10 हिमालय राज्यों में पहला राज्य बन चुका है। आए दिन अप्रिय घटना भी अपने गांव में हूँ, अपने पहाड़ में हूँ, और यहाँ पे कम से कम 10 ऐसी अप्रिय घटनाएं घटी हैं महिलाओं को लेकर, जो सार्वजनिक है। मेरा मानना है इस प्रकार के जो बेमतलब के मुद्दे हैं, आपने राज्य पहले देश भर में हिंदू मुस्लिम किया, फिर राज्य में हिंदू मुस्लिम किया, फिर आपने क्षेत्रवाद किया, गढ़वाल कुमाऊं, उसके बाद आपने देखा पहाड़ी मैदान हो चुका भारतीय जनता पार्टी में। तो बीजेपी इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाह रही है, इन्हीं को पब्लिक प्रसारित करना चाह रही है। मेरा मानना है कि राज्य के उन तमाम मुद्दों पे आवश्यकता है जनता के बीच में जाए। समझ गए सर आपकी बात। हनी जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। हनी जी देखिए, वैसे तो उत्तराखंड देवभूमि है, लेकिन एक ही बात यह भी निकल कर सामने आती कि उत्तराखंड को क्या एक्सपेरिमेंट की भूमि भी बनाई जा रही है, क्योंकि ऐसे कई इंस्टेंसेस है, चाहे यूसीसी के गठन की बात की जाए, मदरसा बोर्ड में पाठ्यक्रम नए संचालन की बात की जाए, और अब ये कार्यशाला आयोजन की बात की जाए, ये सबकी ताकीद उत्तराखंड की धरती सबसे ज्यादा कर रही है। और ऐसे में जो आरोप कांग्रेस पार्टी आप पर लगाती है कि आप वास्तविक मुद्दों से किनारा कर इन तरह की बातों पर ज्यादा चर्चा करते हैं, बरगलाने की कोशिश करते हैं, इससे किसी का भला होगा क्या? एंकर महोदय, आपने शुरुआत में कहा उत्तराखंड देवभूमि है। अरे कुछ नहीं कैमरा, आप लोग कुछ नहीं इस तरीके से कराते हैं डिबेट। हेलो जी, बोलिए बोलिए। पता नहीं किस तरीके से कराते हैं जी, समझ नहीं आया। तो मतलब आप कॉल ही नहीं करते हैं प्रोफेशनल तरीके से, आप लोग मतलब जो है ना 10 मिनट में इतनी देर से लगा के बैठा हूँ, आपको ऑडियो नंबर भेज दिया, आप डिबेट शुरू होने के बाद आप बीच में। जी बोलिए हनी जी। बोलूं? जी देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी आपने अपने शुरुआती ओपनिंग कमेंट में बोला कि उत्तराखंड देवभूमि है। निश्चित तौर पर उत्तराखंड देवभूमि है, और उत्तराखंड देवभूमि में अगर मदरसे बोर्ड में हमारी संस्कृति और परंपरा के बारे में बताने की कवायद शुरू करने वाला राज्य बन रहा है, तो वो बिल्कुल काबिले तारीफ कार्य है, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है। देवभूमि में
इस तरीके की संस्कृति का पालन करना असंवैधानिक नहीं, संवैधानिक चीजों में आता है। यूसीसी लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है और मैं गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि में पुष्कर सिंह धामी जैसा मुख्यमंत्री है जिन्होंने इस बारे में सोचा कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर धर्मांतरण कानून जैसी चीजें आनी चाहिए। यहाँ पर महिलाओं को, क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन में महिलाओं की सर्वांगीण भूमिका रही है और सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी उत्तराखंड में रही है, तो महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अब मैं आती हूँ कांग्रेस पर और वक्फ बोर्ड पर। पहले मैं थोड़ी सी बात 10 सेकंड की एक और करना चाहूंगी। बोलिए मैडम। कि अभी आपने ओपनिंग बाइट में प्रतिमा सिंह जी की बाइट दिखाई। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि पहले आप अपने टर्न पर ये जरूर बताइएगा कि आपके अंदर खाने चल क्या रहा है, क्योंकि आपकी ही मुख्य प्रवक्ता ये कहती नजर आती है, स्वयंभू मुख्य प्रवक्ता ये कहती नजर आती है कि प्रतिमा सिंह हमारी प्रवक्ता नहीं है। तो आपके अंदर खाने टूट फूट को पहले समेटने का प्रयास करिए, फिर आप जहर घोलने की बात करिएगा, क्योंकि आपने तो अपनी पार्टी के ही अंदर पूरी तरीके से जहर घोल रखा है। ठीक है। अब वक्फ बोर्ड 31% मुसलमान आज भी गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रहा है, जीवन यापन कर रहा है। अगर वक्फ बोर्ड इतने करोड़ों अरबों की संपत्ति का मालिक है तो ये 31% मुसलमान आज भी गरीबी रेखा से नीचे निवास क्यों कर रहा है? 80% वक्फ संपत्तियां भ्रष्टाचार और अतिक्रमण का शिकार हो चुकी है। क्यों मैंने इस बात को कहा? क्योंकि जब 31% से ज्यादा मुसलमान आज गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहा है तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति किस चीज में यूज हो रही है? क्या बेवाओं के लिए यूज हो रही है? क्या गरीबी मुसलमान के लिए यूज हो रही है? क्या उनके स्कूलों की हाईटेक व्यवस्था के लिए यूज हो रही है? क्या उनके बच्चों के बारे में सोचा जा रहा है? अगर वक्फ बोर्ड की संपत्तियां सही दिशा में यूज हो रही होती तो आज हर मुसलमान को आप पंचर, रेडी, दुकान, इन सब चीजों में ही लिप्त नहीं यही तो मुद्दा है। नहीं, समझ गए हनी जी आपकी बात, और इसी मुद्दे को आप आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। समझ गए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। बिल्कुल। कर्नाटक में 22,000 एकड़ भूमि वक्फ भूमि की 2 लाख करोड़ रुपए में बेची गई। क्यों बेची गई? और वो 2 लाख करोड़ रुपए कहाँ है? तेलंगाना। तो इसी से निजात दिलाने के लिए ना आप लोगों ने कानून लाया है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसी से निजात दिलाने के लिए लाया, लेकिन जो जहर घोलने का काम करती चली आ रही है कांग्रेस पार्टी, उसको इस पक्ष में कोई भी चीजें गलत ही नजर आई। और आपकी इसी बात पर हनी जी ने ठीक कह रहे हैं, आप एक विरोधाभास भी है जो उभर कर सामने आ रहा है, वो भी संशय का निवारण कर दीजिएगा। हमारे साथ नीरज कोहली साहब भी जुड़ चुके हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। नीरज साहब, आप देखिए, डिबेटेबल चीजें हैं वो तो डिबेटेबल ही रहेंगी। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर के जो बातचीत निकलकर सामने आ रही है कि भाई कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इससे जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं भाई, जो वंचितों को अन्याय किया गया है उनके ऊपर, उससे उन्हें निजात दिलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में इस पर आपकी टेक क्या है, यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले हम यह आपको बता दें कि आज तालकटोरा स्टेडियम में एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है और उसमें सभी लोग जो मुस्लिम संगठन के प्रतिनिधि हैं वह जुड़ रहे हैं और वहां पर अपनी संगठनिक शक्ति को भी जता और बयां कर रहे हैं कि देखिए भाई, हम सब साथ हैं और वक्फ को लेकर जो अन्याय हमारे साथ हो रहा है उसे हम सहन नहीं करेंगे। इसीलिए हम आपसे जानना चाह रहे थे कोहली साहब कि इसके एडवांटेजेस ज्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं, या फिर एक तरह से जो समन्वय बनाने की कोशिश की गई थी कि वो चीज, भ्रांति दूर करने की कोशिश जिसकी हम उत्तराखंड में बात कर रहे हैं, वो वाली चीज ज्यादा प्रासंगिक है। कोहली साहब, देखिए, वक्फ अधिनियम की बात हो रही है तो वक्फ अधिनियम पर मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहने की स्थिति में हम लोग नहीं है, इसलिए क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत में ये प्रकरण चल रहा है और उसने तमाम याचिकाएं उसमें दाखिल हुई और बहुत सारी याचिकाओं पे अंतरिम आदेश भी दिया है केंद्र सरकार को और बहुत ही जल्दी अगले 2-3 दिन में उस पर फाइनल हेयरिंग होने वाली है जी। तो गुण और दोष के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजें सामने रख दी है सबके सामने कि क्या क्या चीजें हैं, और व्यवहारिक रूप से और दूसरे रूप से, और जो मुस्लिम संगठन, जो समाज से जुड़े जो नेता हैं या धर्मगुरु हैं, जो बहुत सारे लोग इस चीज का, कानून का विरोध कर रहे हैं,
वो सारी चीजें भी सबके सामने आ रही हैं। मेरा सिर्फ बस इतना ये कहना है कि कानूनों में संशोधन समय की मांग के अनुसार होते आए हैं और पूर्व में भी सरकारें करती रही हैं। वो समय की जरूरत भी है, बदलाव होना भी चाहिए। ओके। लेकिन जो जो सरकारें कानून में संशोधन करती हैं या उन्होंने बदलाव किए हैं, सरकारों का उद्देश्य ये रहता है, सरकारों का दावा ये रहता है कि उस समाज की बेहतरी के लिए, संस्था की बेहतरी के लिए या संबंधित जो संस्थान है उसकी बेहतरी के लिए ये बदलाव किए जा रहे हैं। आपने देखा पूर्व में भी जब किसान कानून की बात हुई, किसानों के लिए कानून आया, उससे पहले जो भूमि अधिग्रहण कानून आया था उसको लेकर भी देश भर में काफी जो है किसानों ने विरोध किया। फिर सरकार में लंबा आंदोलन चला और उसके बाद सरकार ने उसको वापस लिया। ऐसे भूमि अधिग्रहण जो कानून था उसका भी प्रोटेस्ट हुआ। तो इसी को लेकर मेरा कोहली साहब, माफ कीजिएगा आपको टोक रहा हूँ, एक सवाल है, क्या पहले संशय निवारण कर देना चाहिए, मैसेजिंग पहले प्रॉपर होनी चाहिए, उसके बाद कानून बनाना चाहिए? देखिए, हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। देखिए, जब ये बिल आया तो इस बिल का विरोध हुआ प्रथम बार जब बिल आया। हाँ। सरकार ने कहा कि नहीं, इसमें गुंजाइश है बदलाव की और इसको जेपीसी को दे दिया। करेक्ट। जेपीसी के पास गया, सरकार ने एक कमेटी बना दी। कमेटी में सत्ता पक्ष के लोग भी और विपक्ष के लोग भी आ गए। अब तमाम संशोधन हुए, लेकिन विपक्ष के लोगों का ये कहना है, खासतौर के जो विशेष वर्ग समुदाय से जुड़े लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो हमने सजेशन सरकार को दिए थे, जो हमने सुझाव दिए थे सरकार को कि इस एक्ट में ये अमेंडमेंट होना चाहिए क्योंकि आप हमारी बेहतरी के लिए बना रहे हो, वो संशोधन, वो एक्ट में जो अमेंडमेंट थे वो उनको तो सरकार ने कंसीडर नहीं किया। और जो सत्ता पक्ष के सुझाव थे उसको आपने कंसीडर कर लिया। और बहुत सारी इसमें व्यवहारिक कमी है और जो कठिनाई है, आप हमारी बेहतरी की बात कर रहे हो तो हम तो सहमत नहीं है। हमें लग रहा है कहीं ना कहीं, मतलब उस समाज को ये नहीं लगना चाहिए कि उनके अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है या उनके अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं। क्योंकि जिस समाज की बेहतरी के लिए आप ये कानून बना रहे हो, कम से कम उसका विश्वास और भरोसा जीतना जो है वो बड़ी बात है। मेरा कहने नहीं, ठीक कह रहे हैं निष्कर्ष ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और अब इसी को लेकर यदि ये सारी चीजें हो जाएं तो फिर इसमें रसाकशी भी नहीं होगी। चमोली साहब, आप एक आरोप लगाते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और वक्फ संशोधन विधेयक को ही यदि हम लेकर बातचीत करें तो आप आरोप लगाते हैं कि भाई देखिए, आप जमीनों पर कब्जा करने की यह साजिश है या कोशिश है, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या है उन जमीनों की जिनका मालिकाना हक या फिर संभावित सभी सरकार के पास ही चला जाएगा, जिलाधिकारी ये डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे में लिमिटेशन एक्ट की भी आप बात करते हैं। आपको लगता है कि यदि खामियां हैं तो फिर उनको उसी कौम, समुदाय, वक्फ बोर्ड के बीच सुलझा लेना चाहिए था? और क्या ये जो आरोप आप लगाते हैं, आप इसे कैसे डिफेंड करते हैं सर? मैं ये जानना चाह रहा था। नहीं, देखिए सर, मैं शुरू से कह रहा हूँ, हाँ। जो भी कमी है, सरकारें जो भी है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, जहां भी गलत है, हम उसके पक्षधर नहीं कि गलत जो हो रहा है उसका सपोर्ट करें। हम चाहते हैं जो अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण हुआ है उसको निश्चित रूप से जो कार्रवाई करनी है सरकार, उसके लिए खुले मन से हम करेंगे कि सरकार कार्रवाई करे, मना थोड़ी है। लेकिन पिछले 2-3 साल से सिर्फ यूसीसी पे चर्चा, सिर्फ वक्फ बोर्ड पे चर्चा, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे चर्चा, हम इस राज्य में चर्चा क्यों न करें? जैसे अभी हनी पाठक जी ने कर्नाटका पहुंच गया, अगर हम ये कहें उत्तराखंड में 230 किलो सोना, केदारनाथ का भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पे बार बार कहती है कि हिंदू राज्य है, देवभूमि राज्य, 230 किलो सोना चढ़ कर केदारनाथ का कौन जवाब देगा? कर्नाटक में जाके पूछेंगे हम या उत्तराखंड में पूछेंगे? आप बार बार हिंदुत्व की बात करते हैं। अभी हनी पाठक जी ने कहा कि आपके यहाँ पार्टी में लड़ाई चल रही है मुख्य प्रवक्ता और एक प्रवक्ता के बीच में। आपने चर्चा की, आपने ये नहीं बताया कि आपके राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने संसद में बयान दिया है, रिकॉर्डेड बयान दिया है कि उत्तराखंड राज्य में 3 जिलों में खुल के अवैध खनन और आए दिन, मतलब अवैध खनन दिन से लेकर रात तक, सुबह तक लगातार अवैध खनन चल रहा है। क्या राज्य के मुख्यमंत्री की जवाबदारी नहीं थी? उल्टा हुआ क्या कि त्रिवेंद्र रावत जी के खिलाफ पूरा भारतीय जनता पार्टी ने, अधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया। यहाँ बहुत अच्छी वो चल रही है। TSR 2 ने कहा कि राज्य में 20 से 30% कमीशन हो गया। मेरे पास रिकॉर्डेड बयान है TSR 2 का, जिसमें तीरथ सिंह रावत जी ने कहा कि राज्य में 20 से 30% इस राज्य में मतलब भ्रष्टाचार, मतलब कमीशन जा रहा है। हाँ। आप क्यों नहीं करें उस पर चर्चा? क्यों नहीं करें? आपके मुख्यमंत्री कर रहे हैं, आपके विधायक अभी तक दिलीप रावत जी ने वनों को लेकर, जंगलों में आग लग रही, उसके खिलाफ मतलब आंदोलन की धमकी दी है। आपके उधर बिशन सिंह चौपाल जी कह रहे हैं कि यहाँ राज्य में अव्यवस्थाएं फैली है। आपके यहाँ पे तो आए दिन सर फुटबॉल चल रहा है, आप उस पर क्यों चर्चा नहीं कर रहे? लेकिन आपको सिर्फ कांग्रेस की चर्चा करनी है, कांग्रेस की बातों पे चर्चा करनी है, समझ गए, उस पर ज्यादा ठीक है, उन तमाम पे चर्चा हो
जो इस राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, इस राज्य के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ना कि हम कर्नाटक जाएंगे वहां के वक्फ बोर्ड ने क्या किया। हम ये कह रहे हैं कि देवानंद बोर्ड आपने बनाया, आपने वापस क्यों लिया? आपके मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा था, आप और मैं हनी जी उस डिबेट में बैठे जिसमें आपने देवानंद बोर्ड की तारीफ की, चर्चा की कि बहुत अच्छा काम किया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, आपके तमाम लोगों ने, आपके मुख्यमंत्री ने, विधायकों ने, आपके प्रवक्ताओं ने कहा। ठीक है, हाँ आ रहे हैं हनी जी आपके पास। नहीं, आपने देवानंद बोर्ड खत्म कर दिया। इस प्रकार कोहली जी ने कहा कि आप किसी भी कानून को बनाते हैं, जिस किसी भी देश का कानून को बनाते हैं, राज्य कानून बनाते हैं, किसानों के लिए आपने कानून बनाया, आपने वापस कर दिया। किसानों को पता ही नहीं लगा कि हमारा भला हो रहा है इसमें। जीएसटी में आपने बदलाव किया, 28 बार आपने बदलाव। मैं समझ गया चमोली साहब, आपके बात समझ गया। हनी जी देखिए, मतलब दो मेन इसमें सवाल हैं या फिर संशय है जिनका निवारण आप ही को करना है। एक तो यह है कि जो वास्तविक जमीनी चीजें हैं, हाँ सारी बातों का जवाब देती बोल दीजिए। मैं इनकी सारी बातों का नंबर वाइज जवाब देती हूँ। इन्होंने कहा आपके पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ये कहते, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो भी आरोप लगाए थे उस पर एक विस्तृत चर्चा करी गई थी और उन्होंने इसको कहा था मेरा संशय ये नहीं है। तो जनता की भलाई के लिए कही जाने वाली बात थी। बिशन सिंह चुफाल जी ने अगर बात कहती है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक उत्तराखंड के अगर कोई भी बात कहते हैं तो वो जनता की भलाई के लिए कहते हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें अपने बेशकीमती आशीर्वाद से नवाजा है, उनको अपने वोट की ताकत से नवाजा है, ना कि हरीश रावत जी जैसे बयान देते हैं कि जिसको सिज विभाग से जितना खाना है खा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। बिशन सिंह चुफाल जी अगर कहते हैं व्यवस्थाओं के बारे में तो वो भी जनता के हित में कहते हैं। अगर कहीं किसी अधिकारी द्वारा कहीं पे व्यवस्था का निराकरण नहीं हो रहा है तो वो उसकी आवाज उठाते हैं, ना कि विभागों से पूरा आरोप की ये कहते हैं कि जितना खाना है खाओ, मैं आंखें बंद करूंगा। एक पूर्व मुख्यमंत्री का ये बयान आज भी उत्तराखंड के इतिहास के पन्नों में दर्ज है। देवस्थानम बोर्ड की आप बात करते हैं, उत्तराखंड देवभूमि है। अब मैं फिर यही बात अपनी रिपीट करती हूँ, देवस्थानम बोर्ड क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि, यहाँ पंडा पुरोहितों की बात रखी जाती है, उनकी बातों को दूर किया जाता है। तो देवस्थानम बोर्ड में अगर उनको कमी लग रही है, उनको प्रॉब्लम हुई है, वो इससे खुश नहीं है, तो हमारा प्रथम दायित्व बनता है कि हमारे चारों धाम के अगर तीर्थ पंडा पुरोहितों को किसी चीज से आपत्ति है तो उसको धरातल पर उतारे, तब जब हमारे उत्तराखंड देवभूमि के सभी पंडा पुरोहित सनातन संस्कृति से जुड़े लोगों को उससे किसी भी प्रकार की आपत्ति ना हो, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है। आप बात करते हैं कर्नाटक पे की चली गई है, मैं बिल्कुल बात करूंगी, उस कर्नाटक की बात करूंगी, उस चेन्नई की बात करूंगी जहां जहां आपकी सरकार में पूरी तरीके से लिप्त पाई गई है। आप कह रहे जमीनों पे कब्जे की बात करती है, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपने मेरी बात का एक पल भी जवाब नहीं दिया। 2006 में सच्चर समिति की रिपोर्ट में कांग्रेस सरकार की विफलताओं को उजागर किया गया था। उनके अनुसार मुसलमानों की स्थिति, शिक्षा, नौकरी, सरकारी सेवा में दलितों से भी खराब पाई गई थी। क्यों पाई गई थी? उस सच्चर समिति की रिपोर्ट के बारे में आपने एक शब्द भी नहीं कहा अपने बारे में। और दूसरी बात मैं कहती हूँ, जो आप कह रहे चेन्नई की बात, चेन्नई में अपनी पुश्तैनी जमीन लोगों ने खो दी। क्यों? क्योंकि वहां पर वक्फ बोर्ड की जमीनों को कहकर उनका कब्जा कर लिया गया। तेलंगाना में एक गरीब किसान ये कहता है कि मेरी घर और जमीन को वो ये कह देती है वक्फ बोर्ड कि यहाँ पर ये चीज बनेगा। और दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, मुझे ये बताइए, लगभग 70% मैं जो बात करती हूँ एंकर महोदय, आंकड़े की बात करती हूँ, ना कि रामायण पंचायत इनकी तरीके से डिबेट को खराब करने को करती हूँ। ये मुझे बताइए, 70% वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा हो चुका है। अवैध कब्जा 70% वक्फ संपत्तियों पर हुआ है, जबकि बाकी संपत्तियों को मॉल, होटलों, उद्योगों और नाम मात्र किराए पर लीज पर दिया गया। नहीं, वो तो आप ठीक बोले, यूटिलिटी के लिहाज से तो बातचीत की जा रही है। नहीं, मैं समझ गया हनी जी, समझ गया, वो यूटिलिटी फैक्टरी और शायद इसलिए यह संशोधन किया भी गया। हाँ ठीक है, बताएं कि बिल्कुल ये संशोधन ओनली बिकॉज ऑफ गरीब मुसलमान, पसमानदा, समझ गए, ठीक है, दलित और कुचल, ठीक है, मैं समझ गया। आप एडवांटेज बताएंगे, वो डिसएडवांटेज मैं समझ गया। नीरज जी, आप जल्दी से यह भी बता दीजिएगा हमें कि अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी इसके एडवांटेज गिनाते नहीं थक रही है, कांग्रेस पार्टी डिसएडवांटेज गिनाते नहीं थक रही है, ऐसे में अब उत्तराखंड की राजनीतिक जमीन पर जो ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वक्फ पे मुद्दे पर हुआ है, इसमें एज किसके पास है? देखिए कि एज की जहां तक बात है, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत जो है पूरे प्रकरण पर सुनवाई कर रही है और उसका निर्णय जो है वो बहुत अहम हो जाता है। और जो अंतरिम निर्णय दिया है
वो भी बड़ा अहम है अपने आप में। अब रही बात की उत्तराखंड, वो ठीक है कि उत्तराखंड एक छोटा सा प्रदेश है, यहाँ हर छोटे बड़े कोई भी इशू होता है, चाहे वो भारत सरकार का हो चाहे वो स्थानीय सरकार का हो, उसमें चर्चा जरूर होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो वक्फ की बात है, देखिए वक्फ 1900, वैसे तो वक्फ का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन आजादी के बाद 1954 में जो है ये कानून बना, और 55 में भारत सरकार ने फिर इसमें संशोधन करके कहा कि सभी राज्यों में वक्फ बोर्ड होनी चाहिए। सभी राज्यों में, इस समय मेरे ख्याल देश में 32 राज्यों में वक्फ के तहत बॉडी का गठन हो रखा है। ये बात सही है कि वक्फ की संपत्तियों का, क्योंकि वक्फ जो है बताते हैं कि देश के अंदर इंडियन रेलवे, इंडियन आर्मी के पास सबसे ज्यादा चल और अचल संपत्तियों की जमींदारी वाला ठीक है, सबसे बड़ी संस्था ठीक है। अब चूंकि नहीं आपने कहा ही कोहली साहब ने, ठीक है, माफ कीजिएगा, वक्त की थोड़ी कमी है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, तो अब एपेक्स बॉडी देख ही रही है, तो चीजों को समझने की भी जरूरत होगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब देखिए, देखना दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड में वक्फ को लेकर के जो रसाकशी चल रही है उसमें कौन दूसरे को पटखनी देता है। लेकिन यह भी गौर करने की जरूरत है कि जनता सब कुछ देख रही है। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।